है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग फसलों के बारे में पढ़ेंगे। फसल उत्पादन को किसान किस प्रकार से बढ़ाते हैं, किस प्रकार अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन सी तकनीकें किसानों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है, फसलों के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खाद क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, सिंचाई के लिए कौन कौन से उपकरण हम लोग यूज कर सकते हैं, संकरण क्या होता है, मिश्रित कृषि, अंतरा फसलीकरण या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, अनाज का किस प्रकार से भंडारण किया जाता है, भंडारण में अनाज को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। यानी कि फसलों के बारे में A to Z चीजें आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट 2 आएगा वो छोटा सा पार्ट होगा जिसमें हम लोग पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे कि पशुपालन को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गी पालन क्या होता है, किन किन प्रकार की मुर्गियों का पालन किया जाता है, मछली पालन में कौन कौन सी मछलियां होती है, मधुमक्खी पालन के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से वो पार्ट आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के हमारे चैप्टर की। चैप्टर है 15वां जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार की फसलें होती है जिनको हम लोग उपयोग में लेते हैं। कोई अनाज होती है, कोई दालें होती हैं, फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, मसाले, घास, बहुत प्रकार की फसलों का हम लोग उपयोग करते हैं। अनाज में हम लोग गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। प्रोटीन में हम लोग बहुत प्रकार की दालें जैसे चने की दाल, मटर, सोयाबीन, मसूर, अरहर, उड़द, बहुत प्रकार की दालें यूज करते हैं। फल हम लोग जनरली आपको पता ही हम सारे यूज करते हैं, सेव, आम, चेरी, केला, तरबूज। अनाज जो होते हैं, अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। और दालों का तो आप सबने पढ़ा ही होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 5th 6th से शुरू हो जाता है हमारा कि दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। दालों में भी सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ये भी आप लोगों ने याद किया होगा। सब्जियों में जैसे पालक, पत्तेदार, हरी सब्जियां भी बहुत सारी होती है, मूली की भी सब्जी होती है और भी बहुत प्रकार की सब्जियां होती है। मसालों में भी कई प्रकार के मसाले हम लोग यूज करते हैं जिसमें मिर्च, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची हो गई, या फिर हम लोग दालचीनी वगैरह बहुत प्रकार के मसाले यूज करते हैं। मसाले, सब्जियां, फल आदि से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही, उसके साथ हमें विटामिन और खनिज लवण भी प्रदान किए जाते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको चारे के रूप में यूज किया जाता है, जैसे जई और सूडान घास हो गए। इनको पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। पशुधन यानी कि ऐसे पशु जिनका उपयोग हम लोग जो है मांस उत्पादन के लिए या फिर दूध उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं और जिनका बड़े स्तरों पर उत्पादन होता है, उनको हम लोग कहते हैं पशुपालन यानी पशुधन। तो पशुओं के चारे के रूप में जई और सूडान घास का उपयोग किया जाता है। बीजों के बारे में पढ़े तो 2 प्रकार के बीज होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज हम लोग खा सकते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके बीज हम लोग नहीं खा सकते। उदाहरण दे रखा है कि जैसे सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, इनके बीज हम लोग खा सकते हैं। सरसों का बीज खा नहीं सकते लेकिन उसको जो है पीस कर उसका तेल बनाकर हम लोग सब्जियां बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। ना खाने वाले बीज आपने देखा होगा, हम सेव का बीज नहीं खाते हैं, चेरी का बीज नहीं खाते, हम पपीते के बीज नहीं खाते, आम का बीज नहीं खाते। तो कुछ फसल ऐसी होती है जिनके हम लोग बीज खाते भी हैं और कुछ के हम लोग बीज नहीं भी खाते हैं। अब हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आ गया फसल चक्र क्या होता है। यानी कि फसलों का चक्र चलता रहता है, पहले एक फसल उगाई, उसके बाद दूसरी, उसके बाद वापस पहले, उसके बाद, इसी को हम लोग कहते हैं फसल चक्र। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है हमेशा। आपने देखा होगा कि कोई भी किसान, जैसे मान लो किसान के खेत में मूंगफली अच्छी होती है और मूंगफली की अच्छी पैदावार होती है तो मूंगफली से मुनाफा भी अच्छा प्राप्त होता है किसान को। लेकिन किसान पूरे वर्ष भर मूंगफली की खेती नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका कारण यह है कि सभी फसलों को अपनी वृद्धि और जीवन चक्र का पूरा करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तापमान, अलग अलग नमी और वर्षा की जरूरत होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको अधिक तापमान की जरूरत होती है, गर्मियों की फसलें होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको कम तापमान की जरूरत होती है, कुछ में ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, कुछ में बारिश की मात्रा कम होगी तो भी चलेगा। यानी कि सभी की अलग अलग परिस्थितियां होती है और उनके आधार पर हम लोग फसलों की बुआई करते हैं। और इसी प्रकार मौसम के आधार पर हम 2 प्रकार की फसलें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग खरीफ की फसल और दूसरी पढ़ते हैं हम लोग रबी की फसल। क्या होती है खरीफ की फसल? ऐसी फसल जो बरसात के मौसम में उगती है उसको हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं, यानी कि बरसात के मौसम की। रबी की फसल यानी कि ये सर्दियों की फसल कही जाती है। तीसरी भी होती है, आपको पता है दोस्तों कि खरीफ और रबी के बाद जो है एक और फसल बोई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जायद फसल।
जायद भी एक जो है तीसरे प्रकार की फसल है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। इसके उदाहरण भी आप लोगों को नहीं पता है तो खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, खरबूजा, ये सब जो है जायद फसलों के उदाहरण है। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और अप्रैल मई के अंदर जो है जायद की फसल बोई जाती है और उसके बाद जो है जून जुलाई तक इसको काट लिया जाता है जायद की फसल को। खरीफ की फसल के उदाहरण आपने देखा होगा, धान यानी चावल हो गया, सोयाबीन, जो है बाजरा हो गया, ग्वार हो गया या मक्का हो गया। बहुत सी फसलें जो है हम लोग खरीफ की फसल के रूप में उगाते हैं। रबी की फसल में गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों, अलसी, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों फसल उत्पादन में सुधार, यानी कि फसलों के उत्पादन में किस किस प्रकार से हम लोग सुधार कर सकते हैं ताकि किसान को अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन हो और किसान अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सके। तो फसल उत्पादन में सुधार के लिए हम लोग तीन कारण पढ़ेंगे। फसलों की किस्मों में सुधार किया जा सकता है, फसलों के उत्पादन के प्रबंधन के बारे में और फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, संकरण क्या होता है? संकरण जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये क्या होता है? तो पहले मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ, फिर ये इमेज है इसको लेके समझाऊंगा आपको। विभिन्न आनुवांशिक गुण वाले पौधों के बीच संकरण उनके उन्नत किस्म वाले पौधे को तैयार करने, उन्नत के बाद किस्म है दोस्तों, उन्नत किस्म वाले पौधे को तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी कि अलग अलग गुण है, जैसे एक पौधा है जो अधिक तापमान में जिंदा रह सकता है और दूसरा पौधा है जिसको वर्षा की मात्रा बहुत कम चाहिए। यानी कि हमारे अगर राजस्थान में किसी फसल को उगाना है तो वहां तापमान तो ज्यादा होता है, कम तापमान वाला तो पौधा नहीं रहेगा। तो यानी कि अधिक तापमान सहन करने वाले पौधे का एक गुण उठा के हमने ले लिया, और एक पौधा है जो जिसको वर्षा की मात्रा कम जरूरत होती है तो भी वो अच्छे से उत्पादन कर देगा, तो उसका वर्षा वाला गुण उठा के कर दिया और इन दोनों को मिक्स करके ऐसा पौधा तैयार कर दिया जिसको बारिश की भी आवश्यकता कम होगी और वो अधिक तापमान भी सहन कर पाएगा। यहाँ आप इमेज से देख सकते हो कि एक पौधा है जिसके नीले फूल आते हैं, एक पौधा है जिसके नीले फूल आते हैं, एक पौधा है जिसके पिंक फूल आते हैं। इन दोनों के गुणों को मिला देंगे तो ऐसा पौधा प्राप्त होगा जिसके नीले भी फूल आएंगे और गुलाबी भी फूल आएंगे। यानी कि अपने को जिन जिन पौधों के गुणों की आवश्यकता होती है वो गुण उस पौधे से निकालकर हमारे जिस पौधे को किसी भी अच्छी पौधे के अंदर डाल देना, इसी को हम लोग उन्नत किस्मों के सुधार के लिए यूज करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। यानी कि विभिन्न आनुवांशिक गुण वाले पौधों के बीच संकरण करके उन्नत किस्म वाले, यानी कि उन्नत किस्म वाले पौधों की बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक है फसल उत्पादन के सुधार के बारे में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फसलों की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। फसल की किस्मों में सुधार में हम क्या पढ़ते हैं? फसल की किस्मों में सुधार या फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस प्रकार उन्नत किस्मों को बना सकते हैं, किन किन गुणों को ध्यान में रखकर उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है और उसे उन्नत किस्मों का यूज करके किसान को किस प्रकार फायदा होगा, किस प्रकार वो उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले इसका फायदा ये होता है कि उच्च उत्पादन, उन्नत किस्म वाली फसल यूज करने पर उच्च उत्पादन होता है, यानी कि प्रति एकड़ फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। अच्छी अच्छी उन्नत प्रकार की किस्म मिलती है। उन्नत प्रकार की किस्म से हमारा क्या लेना देना है? फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है। सभी फसलों में फसल उत्पादन की गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि दालों में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, यानी कि दालों के अंदर प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तिलहन में तेल बहुत ज्यादा होना चाहिए। फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, यानी कि फल और सब्जियों की ऐसी किस्में होनी चाहिए, फसल और सब्जियों की ऐसी किस्में होनी चाहिए कि जिनका संरक्षण बहुत अच्छे से हो सके। मतलब यानी कि नॉर्मल फसल, अगर नॉर्मल फल है वो 2-3 दिन या 10 दिन, सप्ताह भर तक वो अगर सही से सस्टेन कर रहा है, तो उन्नत किस्म वाला फसल जो फल होगा वो कम से कम 15 दिन 20 दिन तक जो है वो अच्छे से रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। यानी कि इस प्रकार की उन्नत किस्में भी हम लोग विकास कर सकते हैं। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक कारक कौन कौन से होते हैं? रोग हो गए, कीट, निमेटोड, और अजैविक में जो है सूखा, क्षारता, जो नमी के अंदर लवण की मात्रा होती है इसको हम लोग क्षारता कहते हैं। जल आक्रांति, यानी कि बाढ़ आ जाएगी, गर्मी, ठंड, पाला,
इन सभी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन का उत्पादन जो है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर गर्मी की फसल है और बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी फसल नष्ट हो जाएगी, फसल में कोई कीट पड़ गया तो भी फसल नष्ट हो जाएगी। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसल भी जो है हम बना सकते हैं, और इससे जब हम किस्मों में सुधार करेंगे तो हमें इस प्रकार की फसल मिलेगी जो विभिन्न प्रकार के कीटों से भी लड़ सकती है, और अधिक बाढ़ को भी, सूखे को भी सहन कर सकती है, बाढ़ के पानी को भी सहन कर सकती है, उच्च तापमान और निम्न तापमान को भी सहन कर सकती है। परिपक्वन काल में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि फसल उगाने से लेकर कटाई तक समय कम लगता है। यानी कि नॉर्मल फसल है जो 4 से 5 महीने का समय लगता है, तो जब हम उन्नत किस्म की फसल तैयार करेंगे उसका जो है कटाई, उगाने से लेकर कटाई तक का समय कम हो जाएगा। यानी कि हो सकता है वो 3.5 महीने से जो है 4 महीने के अंदर तैयार हो जाए, और किसानों को अगली फसल के लिए समय भी मिल जाए। अगला है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। व्यापक अनुकूलता से हम लोग क्या समझते हैं? व्यापक का मतलब होता है बहुत ही बड़े क्षेत्र में, और अनुकूलता का मतलब है वो फसल जो है अपने आप को उत्पादित करने के अंदर सक्षम हो। यानी कि एक फसल है जो राजस्थान में भी वही किस्म जो है बहुत अच्छे से हो जाए, और वही किस्म जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो तापमान है, औसत तापमान वो ज्यादा रहता है, मध्य प्रदेश में कम होता है। मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा होती है लेकिन राजस्थान में बारिश कम होती है। यानी कि इस प्रकार की फसल बनाई जा सकती है जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में वही किस्म बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर सकती है, बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकती है। यानी कि व्यापक अनुकूलता है उनके अंदर। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या होते हैं? मतलब ऐच्छिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण, या हम जिस उद्देश्य से फसल का उत्पादन कर रहे हैं, हम जो जिस फसल का उत्पादन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक गुण। और विज्ञान के अलग अलग तरीकों के, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से हम हमारी फसल के जो ऐच्छिक गुण को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। यानी कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। यानी कि जब हम किसी फसल का उत्पादन, हमारा उद्देश्य है कि हमारे को चारा उत्पादन करना है, तो हमें उनके बीजों से, उसके फूलों से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब यह है कि उसकी लंबी शाखाएं हो, लंबे लंबे पत्ते हो, ताकि पशुओं का जो आराम से पेट भर जाए। तो उसका हमारा अच्छी गुण क्या है? लंबी लंबी सघन शाखाएं। तो इसी शाखा पे, यानी कि इसी गुण के ऊपर ज्यादा, इसी गुण को जो है ज्यादा डेवलप करना ही कम क्या हमारा क्या कहलाता है? ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण कहलाता है। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त है। अनाज के लिए हम जो है इस प्रकार के पौधे नहीं यूज कर सकते जिनकी बहुत ही ज्यादा हाइट हो, क्योंकि अनाज के लिए हमें जो है हमारे शाखाओं से कोई ज्यादा इतना मतलब नहीं होता। हमें अनाज के लिए हमारे को प्रोडक्ट से, यानी कि हमारे बीजों से मतलब होता है। तो बीजों के लिए हमारे पौधे की जो हाइट कम होगी तो भी चलेगा। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में सहायक होती है। अब हम लोग जब फसल उत्पादन में सुधार के क्रम में जब किस्मों में सुधार पढ़ते हैं, तो किस्मों में सुधार करके एकदम अच्छी किस्म का हम फसल लगा ही देते हैं, तो उसके बाद हमारी बारी आती है कि फसल उत्पादन के बारे में प्रबंधन किया जाए। फसल उत्पादन प्रबंधन। तो फसल उत्पादन प्रबंधन में हम क्या क्या देखते हैं? हमें फसल के पोषक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, फसल को अच्छे से सिंचाई की आवश्यकता होती है, और फसल को उगाने के तरीके को भी थोड़ा सा अच्छे से रखना जरूरी है। तो फसल उत्पादन प्रबंधन में हम पोषक प्रबंधन, सिंचाई और फसल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। पोषक प्रबंधन क्या होता है? पोषक मतलब पोषक तत्व। दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और उन तत्वों को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। तो बहुत प्रकार के पोषक तत्व है जो पौधों को भी आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे होते हैं। इन पोषक तत्वों को पौधे हवा, जल और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हवा से प्राप्त करते हैं, जैसे यहां से दिख रहा होगा कार्बन, ऑक्सीजन। कुछ मिट्टी से प्राप्त करते हैं, कुछ जल से प्राप्त करते हैं। जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व हम पौधों के आधार पर 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वृहत पोषक तत्व और एक पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, उनको हम लोग वृहत पोषक तत्व कहते हैं।
और जिनकी कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण दे रखा है कि पोषक तत्व हवा से कौन कौन से मिलते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहां से दिख रहा है ऑक्सीजन और कार्बन। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी से मिलते हैं। बाकी सारे पोषक तत्व है वो मिट्टी से मिलते हैं। वृहत पोषक तत्व तो आपको देखा होगा NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस, या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये कैसे हैं, वृहत पोषक तत्व है जिनकी बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी कैसे हैं, वृहत पोषक तत्वों में आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सभी जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनकी कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। इनके बारे में दोस्तों अगर कोई अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वृहत पोषक तत्व नहीं है, या निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। इस प्रकार के ऑप्शन देके आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। अब हम लोग पोषक तत्वों में जो है उनको पोषक तत्व पौधों को देने के लिए हम लोग खाद और उर्वरक यूज करते हैं। ये खाद और उर्वरक क्या होते हैं, तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने, अधिक उत्पादन के लिए खाद तथा उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खाद क्या होते हैं, खाद जो है, खाद यानी कि कंपोस्ट, खाद को इंग्लिश में दोस्तों कंपोस्ट कहते हैं, और उर्वरक है इसको फर्टिलाइजर बोलते हैं हम लोग। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और ये कम मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और ये प्राणियों के अपशिष्ट, पौधों के कचरे के अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है। खाद जो है कचरे, मल मूत्र या फिर बहुत प्रकार के ऑर्गेनिक जितना भी कचरा होता है उनको सड़ा गला के जो है खाद तैयार किया जाता है, और ये मिट्टी को जो पोषक तत्व जो है वो बहुत कम मात्रा में देता है, इतने इसके अंदर पोषक तत्व नहीं होते हैं। और खाद जो है बहुत प्रकार की होती है, 3 प्रकार के खाद हमारे जो है NCERT में दे रखे हैं, तो ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और हरी खाद। पौधों व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्यों के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जब गड्ढों के अंदर गलाया जाता है, गड्ढों के अंदर डालकर उनको सड़ाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग, यानी कि इसको खाद को कहते हैं कंपोस्ट खाद। अगला हमारा वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो जब कंपोस्ट को केंचुओं के उपयोग से तैयार किया जाता है, यानी कि उसी कार्बनिक पदार्थों को, मल मूत्र या फिर कचरे वगैरह को जब हम सड़ाते हैं, लेकिन हम गड्ढे में डाल के इसको नहीं सड़ाते, हम लोग इसके अंदर केंचुए छोड़ देते हैं। केंचुआ एक प्रकार का जीव होता है, हमने पढ़ा था जो दोस्तों, जब जीवों में वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने एक वर्गीकरण पढ़ा था एनिलिडा। एनिलिडा जो है उसी संघ का एक सदस्य जो है कौन, केंचुआ। तो केंचुआ जो है हम जब खाद के ऊपर छोड़ देते हैं तो केंचुआ क्या करता है, उस खाद का अपघटन कर देता है। तो केंचुआ इसलिए जो है, केंचुए को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और जो खाद केंचुए के उपयोग से तैयार की जाती है उसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद। और तीसरी है हमारी हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं, तत्पश्चात उनमें जो है हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है और ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब हमें कोई फसल बोनी होती है तो उसके एक महीने या 1.5 महीने पहले हम क्या करते हैं, कुछ फसलें जैसे पटसन हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया, वो उगा देते हैं। और जब ये पौधे कुछ उग जाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि उनसे किसी न किसी प्रकार की फसल उत्पादन की जाए, नहीं, हमारा ये उद्देश्य होता है कि ये फसलें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर हल चला देते हैं या फिर कल्टीवेटर कुछ भी चला के उसको वापस मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, और वे क्या बनते हैं, वे हरे खाद बन जाते हैं, और जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस की परिपूर्ण मात्रा प्रदान करने में सहायक होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करवाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उर्वरकों के बारे में। खाद के बारे में देखा, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उर्वरक कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, किसी भी पदार्थ को या किसी भी कचरे को सड़ा गला के उर्वरक नहीं बनाए जाते। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं कि केमिकल से बनाए जाते हैं। इनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। इनमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। ये उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि आसानी से ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो जब ये पौधे भूमिगत जल को जो है अवशोषित करते हैं जड़ों के द्वारा, तब ये आसानी से पौधों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जल्दी प्रवेश कर लेते हैं। उर्वरकों के उपयोग से किसान फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में कर सकता है, यानी कि कम समय कम स्थान में उर्वरकों का उपयोग करके
किसान अधिक फसल का उत्पादन कर सकता है और अधिक मुनाफा कमा सकता है। लेकिन उर्वरकों का प्रभाव इतना सही नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि फसल का उत्पादन हो गया, किसानों को पैसे मिल जाएगा। तो किसानों के लिए उर्वरक नुकसान भी करते हैं। क्या करते हैं कि खाद की अपेक्षा किसानों के लिए महंगे पड़ते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत ही महंगे उर्वरक आते हैं। उर्वरकों के उपयोग के उचित समय और उचित मात्रा की सावधानियां हमें उनके उपयोग से पहले और उनके उपयोग के बाद भी अपनानी पड़ती है। यानी कि कुछ उर्वरक यानी कुछ फर्टिलाइजर यूज करने के हमें तरीके पता होने चाहिए। अगर हमने गलत तरीके से उनको यूज कर दिया, यानी कि अगर उचित समय आगे हमें बताया गया है कि किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा कि इस जो फर्टिलाइजर है इसको आपको फसल के 2 महीने बाद देना है, और आपने उस फसल को जो 1 महीने बाद ही उस फर्टिलाइजर को दे दिया, आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। या आपको दे दिया कि आपको जो है 2 बीघा के अंदर इतना डालना है और उतना आपने अगर 1 बीघा में डाल दिया तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। यानी हमें हर प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है उनके यूज करने से पहले और उनके यूज करने के बाद भी। बाद कैसे, यानी कि अपने को किसान कहते हैं कि भाई देखो ये आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद 1 महीने तक आपको जो है इसमें किसी प्रकार का कोई और दूसरा फर्टिलाइजर नहीं डालना, या फिर 10 दिन तक कोई भी उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और आपने 3-4 दिन बाद उसको जो है एक बार सिंचाई कर दी तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। यानी कि बहुत ही इनके ऊपर पूरी की पूरी अपने को सावधानी रखनी पड़ती है। और भारत के अंदर ज्यादातर जो किसान है वो आपको पता अनपढ़ है, तो उनके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव शो करता है उर्वरकों का उपयोग। उर्वरकों का लगातार और अत्यधिक प्रयोग मिट्टी की जो है उपजाऊ क्षमता को भी क्या करता है, कम करता है। ये तो आपने जो किसान है वो समझ सकता है कि ज्यादा हम लोग जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी बंजर हो जाती है, बहुत कम, धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और अधिक मात्रा में उपयोग करने से जो है जल प्रदूषण का भी कारक बन जाती है, पानी के अंदर घुल जाते हैं और पानी जहरीला बना देते हैं। और उर्वरकों का उपयोग सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करता है। यानी कि जब हम इनको जमीन में डालेंगे तो जमीन के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव रहेंगे उनका जीवन चक्र प्रभावित हो जाएगा, वे मर जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से कि अपने ही दुष्प्रभाव है, ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी में उपजाऊ गुणवत्ता को भी कम कर देते हैं। यानी कि ज्यादा उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, हमारे ही कृषि का नुकसान करते हैं, हमारी ही जमीन की जो उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ऑर्गेनिक खेती में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक खेती में न के बराबर कीटनाशक और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, या फिर जब बहुत ही अति आवश्यक हो जाए कि अब फसल खराब होने को हमें थोड़ा से पोषक तत्व डालने चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में उर्वरक डाले जाते हैं। ऑर्गेनिक खेती में अधिक कार्बनिक खाद इस्तेमाल किया जाता है। कार्बनिक खाद यानी कि कंपोस्ट जो खाद है उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसमें उसी के द्वारा जो है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। अब अगला है हमारा सिंचाई। फसल उत्पादन के प्रबंधन में हमने पोषक प्रबंधन अच्छे से पढ़ लिया, किस प्रकार से पौधों को किस पोषक तत्वों की जो है अवेलेबिलिटी करवानी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी सिंचाई के बारे में। फसल को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और भारत के अंदर सिंचाई के बहुत स्रोत है, कुएं, नलकूप, कुएं हो गए, नलकूप या फिर नहरें, तालाब, बहुत प्रकार के सिंचाई के स्रोत है। पहला हमारा स्रोत है कुएं, और कुएं जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल खुदे हुए कुएं होते हैं जो पुराने समय में यूज किए जाते थे, जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, और इसमें जो है बैलों का उपयोग करके या पंप के द्वारा जो है भूमिगत जल इस तरह से जो है पानी निकला जाता है। और दूसरा है हमारा नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, यानी कि एक ट्यूब जो है बनाई जाती है, बहुत पतला सा एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें मोटर के सारे जो है जल इस तरह से यानी कि भूमिगत जल को बाहर निकला जाता है मोटरों की मदद से। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है किससे होती है, कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। नहरों से भी सिंचाई होती है। पानी एक या अधिक जलाशयों द्वारा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं और विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। यानी कि नदियों के आगे बांध बना के और नहरें बनाई जाती है, और नहरों के फिर और शाखाएं बनाई जाती है, फिर उनमें पानी जाता है, उसे किसान जो है क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी कि पंप लगाया नदी में और नदी का पानी जो है सीधा का सीधा अपने खेत में ले आए। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली जमीन के लिए ही महत्वपूर्ण है।
और अगला हमारा जो सिंचाई का साधन है वो है तालाब। तालाब क्या होता है? छोटे जलाशय होते हैं जो क्षेत्र में बहते हुए पानी का संग्रहण करते हैं। यानी कि बहता हुआ अगर कोई नहर आ रही है, नदी का पानी बह रहा है, तो उसे एक नाला निकाल के और हमने हमारे खेत में क्या बना देते हैं? तालाब बना देते हैं और पानी का संग्रह कर लेते हैं। और ये बात आप ध्यान रखेंगे, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब के द्वारा होती है। पूरे भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किससे होती है? कुएं और नलकूप के द्वारा होती है, और दूसरे नंबर पे नहरों से होती है। लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, इन राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है, जो यूज किया जाता है, वो है तालाब। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और तालाब बना के बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इन्हें भूमिगत जल को निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और भूमिगत जल की आवश्यकता पड़ भी जाए तो भी ये पठारी प्रदेश है, यहाँ बोरवेल खोदना बहुत मुश्किल काम होता है। पठार को खोदना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उत्तर भारत के अंदर तो ये भूमि वाला पार्ट है, मैदानी भाग है, तो बोरवेल खोदना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन पठारी भाग के अंदर बोरवेल खोदना काफी मुश्किल होता है, तो यहाँ पर तालाबों को ही यूज किया जाता है। अब कृषि में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के तरीके। अब पानी, आपको पता है दिनों दिन पानी की कमी होती जाती है, बारिश भी वो उतनी नहीं होती जितनी फसल को आवश्यक होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारी सिंचाई के लिए पानी की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसका पहला हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं? वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं। यानी कि वर्षा जल का ये तो छोटा सा नमूना दे रखा है यहाँ पे कि आप अपने घर के ऊपर इस प्रकार से मैनेजमेंट लगाओ कि अपना जो बारिश का जितना भी पानी जो आपके घर के छत पे गिर रहा है वो वेस्ट ना हो और आप जो है इसका उपयोग कर सकें। नदियों के ऊपर जो है, नदियों का पानी आपको पता है आखिर समुद्र तक जाता है और समुद्रों में जाके नदियों का पानी वापस समुद्र में मिलने के बाद तो वेस्ट हो जाता है। तो नदियों के ऊपर जगह जगह पे छोटे छोटे बांध बनाकर और उनका उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फसल पैटर्न। फसल उत्पादन प्रबंधन में पोषक प्रबंधन और सिंचाई के बाद हम पढ़ रहे हैं फसल पैटर्न कि हमें जो है सिंचाई भी कर सकते हैं, हमें किस प्रकार की फसलें पैटर्न यूज करना चाहिए ताकि हम अच्छा उत्पादन कर सकें। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र वैसे हमने पढ़ भी लिया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, फिर भी एक बार और देख लेंगे। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक। जहां पर भी मिश्र शब्द आता है इसका मतलब मिक्सर हो रहा है, दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना इन भूमि में मिश्रित खेती कहलाता है। तो मिश्रित खेती क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, जिसमें हम लोग गेहूं और चने को साथ में उगा सकते हैं, गेहूं और सरसों को उगा सकते हैं, मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ उगा सकते हैं। मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। यानी कि जब आप मिश्रित खेती करते हो, जैसे आपने मूंगफली और सूरजमुखी की खेती कर दी और क्या हुआ, आपके खेत के अंदर दीमक लग गए और आपकी मूंगफली खराब हो गई, तो फिर भी आपके अंदर ये नहीं होगा कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि आपके पास दूसरी और फसल है सूरजमुखी, उससे आपको कुछ ना कुछ आमदनी हो जाएगी और आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी कि एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी फसल हमें अच्छा मुनाफा या फिर नॉर्मल हमारा जो है नुकसान नहीं होने देती, हमें जो है फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। इसलिए हमारे लिए मिश्रित खेती अनिवार्य है। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण भी एक प्रकार की मिश्रित खेती होती है, लेकिन इनमें जो खेती अलग अलग फसलें उगाई जाती है वो एक पैटर्न में उगाई जाती है। अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। कैसे? कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा अंतर क्रम में दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसे हम लोग कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यानी कि आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो है 10 लाइनों में जो है आपने एक फसल उगा दी, फिर अगली 10 लाइनों में दूसरी फसल उगा दी, फिर अगली 10 लाइनों में तीसरी फसल उगा दी। यानी कि जब फसल एक या एक से अधिक फसलों, दो या दो से अधिक फसलों को एक निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यहाँ देख लो, सोयाबीन और मक्का उदाहरण दे रखा है, बाजरा और लोबिया दे रखा है। अंतरा फसलीकरण के लिए फसल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि विभिन्न फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो। यानी कि एक फसल ऐसी लगाओ जिसको नाइट्रोजन अधिक मात्रा में चाहिए और एक फसल ऐसी लगाओ जिसको नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में चाहिए। यानी कि अंतरा फसलीकरण के लिए इस प्रकार फसलें चुनी जाती है जिनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसे वो मृदा से अधिकतम पोषक तत्वों का उपयोग कर ले
और उनका उत्पादन भी क्या हो, अधिक से अधिक हो। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं फसल चक्र। क्या होते हैं फसल चक्र? हमने ये देखा कि फसलों का चक्र या फसलों का क्रम। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को ही हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। यानी कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आपने ये ठान लिया कि भाई मेरे पहले जो है मैं मूंगफली लगाऊंगा, उसके बाद मूंगफली वाली जमीन में मैं सरसों लगाऊंगा, और उसके बाद मेरे को अगर समय बचा तो मैं जो है यहाँ पे थोड़े से तरबूज लगाऊंगा, और उसके बाद जो है वापस मूंगफली लगाऊंगा। यानी कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आप फसल को उगाते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र में एक फसल के बाद कौन सी फसल उगाई जाएगी, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि आगे आने वाला वातावरण कैसा है, वातावरण में नमी कैसी रहेगी, यानी कि बारिश कितनी होगी, मृदा में पोषक तत्व कितने बचे हैं कि भाई आपने मूंगफली में डाले, ये मूंगफली ने ये पोषक तत्व तो यूज कर लिए, तो अगली फसल आप ऐसी लगाओ कि जो मूंगफली वाले सेम टू सेम पोषक तत्वों को यूज ना करे, कुछ अलग पोषक तत्वों को यूज करे। अगर बार बार एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा के अंदर खत्म हो जाते हैं, यानी कि मृदा एक ही प्रकार के पोषक तत्व जो है एक ही फसल ले लेती है और पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, ये फसल चक्र हमें यूज करना चाहिए, और हमें हर वर्ष जो है अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, ताकि हमारी मृदा के अंदर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। अब हम लोग देखते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल उत्पादन के सुधार के क्रम में पहले हमने फसल की किस्मों के सुधार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से फसलों की किस्मों में सुधार करके हम जो है फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा फसल उत्पादन के प्रबंधन के बारे में, यानी कि जब फसल किस्म हमने अच्छी यूज कर ली है और उसके बाद फसल का उत्पादन भी करना शुरू कर दिया है, तो हमें फसल को जो है सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, यानी कि फसल उगाने से कुछ नहीं होगा, यानी कि फसल को सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है? फसल रोग कारक कीटों, पीड़कों तथा खरपतवार से फसल को बचाना ही क्या कहलाता है, फसल संरक्षण कहलाता है। अब ये खरपतवार क्या होता है, जिसको वीड्स बोलते हैं, खरपतवार क्या होते हैं? कृषि योग्य भूमि में उगने वाले अनावश्यक पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब आपने एक बाजरा की फसल लगाई, उसके अंदर आपने देखा बहुत छोटे छोटे पौधे, मोथ वगैरह बहुत से पौधे जो उसके साथ उग जाते हैं, और वो पौधे हमारी बाजरे की फसल को जो है नुकसान दे सकते हैं। तो खरपतवार फसल के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जमीन के अंदर नाइट्रोजन है, जो बाजरा ले रहा था, यही नाइट्रोजन वही पौधे ले रहे हैं जो अनावश्यक रूप से उग गए हैं, जिससे फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते, और इससे हमारी फसल का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और खरपतवार क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण देकर समझाइए, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं अच्छे से कि खरपतवार वही होते हैं जो अनावश्यक रूप से उगे हुए फसल के पौधे, उनको हम लोग कहते हैं खरपतवार। और खरपतवार हानिकारक होते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधों को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते, और हमारे फसल का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उदाहरण बात करें तो गोखरू, जिसको हम लोग जैंथियम भी बोलते हैं, गाजर घास जिसको पार्थेनियम कहा जाता है, मोथ जिसको साइरनस रोटेंडस कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके, खरपतवार के। अब कीट या पीड़क तीन प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। खरपतवार के बारे में देखा, फिर कुछ कीड़े हैं जो भी हमारी फसलों को खराब करते हैं। कैसे? कि ये कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, ये मूल तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। इस प्रकार से देखो, ये पत्ती बना रखी है और इस पर किस प्रकार से कीड़े जो है पत्तियों में होल कर देते हैं। ये पौधे विभिन्न भागों से कोशी के रस को जो है वो क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं, यानी कि कोशिकाओं के जो कोशी के रस को क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं, और तने और फलों में छिद्र कर देते हैं। पत्तियों में तो करते हैं, तनों में भी कर देते हैं, और जो हमारे को फल की उत्पादन होता है उस फलों में भी क्या करते हैं, छेद कर देते हैं, जिससे फसल उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस प्रकार से खरपतवार हमारे पौधों को नुकसान करती है, कीट हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, तो इनका जो है कंट्रोल कैसे किया जाए, फसल को कैसे बचाया जाए, सुरक्षा कैसे की जाए? तो खरपतवार व कीटों पर नियंत्रण की कुछ विधियां हैं, जैसे है पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग। पीड़क किसको बोलते हैं? खरपतवार और कीटों को हम लोग पीड़क बोलते हैं। तो पीड़कनाशी के अंतर्गत हम लोग शाकनाशी किसको बोलते हैं? जो ऐसे पौधे जो खरपतवार ऐसे रसायन जो खरपतवार को खत्म कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं शाकनाशी। कीटनाशी, कवकनाशी आते हैं, जो इनके छिड़काव से कीट और खरपतवार क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि हम लोग पीड़कनाशी का प्रयोग करके हमारी फसल को खरपतवार और कीटों से, कवक से बचा सकते हैं। लेकिन हम लोग हर बार यूज नहीं कर सकते, और इतना जो है इनका इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
ये रसायन बहुत ही जहरीले होते हैं और इनके अत्यधिक प्रयोग से पौधों और जानवरों को तो हानि होती है, ये पर्यावरण के अंदर प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो इसलिए हम लोग कीटनाशकों का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यांत्रिक विधि द्वारा जो है खरपतवार को हटाते हैं। आपने देखा होगा, जब किसान फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको पता है कि जब हमारी फसल थोड़ी सी बड़ी होती है, 1 महीना या 1.5 महीना हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम हमारे कृषि उपकरणों को लेके हमारी फसल के अंदर जितने भी अनावश्यक पौधे उग गए हैं, जो वीड्स उग गई है, खरपतवार है, उसको हम लोग हाथों से या फिर कुदाली से हटाते हैं। इसको कहते हैं यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना, जिसको हम आम भाषा में निराई कहते हैं। उचित फसल चक्र और अंतरा फसलीकरण, ये भी यूज, फसल चक्र को जो है उचित मात्रा में यूज करें ताकि जो है पोषक तत्व मिले और अलग अलग प्रकार के इनको जो है नुकसान न हो। और अंतरा फसलीकरण का भी उपयोग करें। कीट प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्मों का प्रयोग करें। ऐसे फसलों का उपयोग करें जिनके अंदर कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, ताकि हमारी फसलों के अंदर जो है किसी प्रकार की कवक और कीट जो है उसके ऊपर हमला ना कर पाए। अब हमने जब फसल को उत्पादन कर लिया, किस्मों में सुधार कर लिया, उत्पादन कर लिया, तो हमें अच्छे से उत्पादित फसल का, अनाज का भंडारण भी आवश्यक होता है। तो अनाज का भंडारण क्या होता है? पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए हमें जब हमने बाजरा उगा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि हम 1 महीने में यूज कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा बाजरा जो है जब तक अगला बाजरा ना हो, 1 साल तक, तब तक इस बाजरे को खाने के लिए हम रखते हैं। तो पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है। परंतु भंडारण के समय बहुत से कारणों से हम लोग जो है हमारा अनाज जो है वो खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि इलियां पड़ जाती है अनाज के अंदर छींचड़ियां पड़ जाती है, जो अनाज जो है हमारा अनाज को जो है वो वेस्ट कर देती है। बहुत से कारक होते हैं जो हमारे भोजन के भंडारण को जो है परेशान करते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कुछ जैविक कारक होते हैं और कुछ अजैविक कारक होते हैं। जैविक कारक हम पढ़ते हैं, कीट हो गए, चिड़िया, चींचड़ी, बैक्टीरिया, कवक, ये हमारे जो फसल को नुकसान करते हैं। फसल को नुकसान नहीं करते, हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल में तो नहीं है। और उसके बाद कुछ अजैविक कारक होते हैं, जैसे निर्जीव कारकों में नमी हो गई और तापमान हो गया। अगर तापमान कम हो गया तो फसल के अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो फसल धीरे धीरे जो है वो खराब होने लगती है। ये कारक फसल की गुणवत्ता में तो भारी कमी करते ही करते हैं और भार में भी कमी कर देते हैं और उनका रंग में भी परिवर्तन कर देते हैं और उनकी अंकुरण क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमें वो फसल उत्पादन के लिए जो है बहुत ही, या फिर हम जब उस फसल को बेचेंगे तो हमारे को उतना मूल्य नहीं मिल पाता जितना उसका होना चाहिए। यानी कि फसल में जो है मल्टीपल प्रॉब्लम कर देते हैं, बहुत सी जो है समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अनाज के सुरक्षित भंडारण के उपाय। अब जब हम अनाज को भंडारित करें तो हमें क्या क्या उपाय करें ताकि हमारा अनाज जो सुरक्षित रहे, अनाज जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। तो सुरक्षित अनाज के भंडार गृह तक पहुंचाने से पहले अनाज को जो है सुरक्षित रखने के कुछ उपाय आपको किए जा सकते हैं। पहले सुखाएं, यानी कि अनाज के अंदर किसी भी प्रकार की नमी न रहने दें। सूरज की रोशनी में जो है अच्छे से जो है अनाज को सुखा लेना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। पहले तो ये देखें, है तो उसको पहले अच्छे से साफ करें। और जहां अपन रख रहे हैं गोदाम में, वो गोदाम भी अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जहां पे हम रख रहे हैं गोदाम में, वो गोदाम जो है उसके छत, दीवार, फर्श, कहीं पर भी अगर दरार है तो उसको पहले अच्छे से मरम्मत कर देनी चाहिए। अगर क्योंकि कोई दरार है तो चूहा उसके अंदर से घुस सकता है, और वो छत में कोई दरार है तो वहां से जब बारिश होगी तो बारिश से पानी अंदर टपकेगा और वहां नमी की मात्रा बन जाएगी, तो उसको भी अच्छे से मरम्मत करवा लें। और धूमक का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कीट और पीड़क मर जाए। धूमक यानी कि धुएं वाले पदार्थ, जिससे जो है आसपास हमारे जो वायुमंडल में कुछ भी कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट और पीड़क है, वो क्या हो जाए, मर जाए। यहाँ पर दोस्तों फसल के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने का मैंने अच्छे से प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी पार्ट 2 आएगा, हो सकता है कल अपलोड हो जाए, तो पार्ट 2 आए तब आपको जो है वो अलग से ढूंढना ना पड़े और आपको वो भी मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने फसलों के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में। क्या होता है पशुपालन, कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, मुर्गी पालन क्या होता है,
मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पशुपालन क्या होता है। तो पशुओं के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन में पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण संबंधित कार्य किए जाते हैं। यानी कि पशुओं के भोजन, आवास दिया जाता है, नस्ल में सुधार किया जाता है या फिर उनके रोग नियंत्रण के संबंधित कार्य किए जाते हैं पशुपालन में। और पशुओं के प्रबंधन को ही हम लोग पशुपालन कहते हैं। लेकिन हम लोग पशुपालन क्यों करते हैं? कुछ तो हमारा भी फायदा होता है। अगर कोई किसी काम के अंदर इंसान का फायदा नहीं होता, वो इंसान कार्य नहीं करता, यानी कि हमारा कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉफिट जरूर है। तो हम पशुपालन करते हैं दूध प्राप्त करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। आपने सुना होगा, अभी तो नहीं किया जाता लेकिन फिर भी काफी हद तक किया जाता है गाँवों के अंदर, कि पहले जो खेती होती थी वो बैलों के द्वारा होती थी। खाद डाला जाता था एक खेत के अंदर, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से वो जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो जो है बैलगाड़ी से करते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए, यातायात में प्रयोग करने के लिए भी पशुपालन का उपयोग किया जाता है। अभी तो नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। और अभी मांस उत्पादन के लिए तो सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पशु कृषि क्या होती है। यानी कि जिस प्रकार फसलों की होती है उसी प्रकार पशुओं को पालना पशु कृषि कहलाता है। कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना, दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? पशु कृषि कहलाता है। अगला है हमारा दुधारू पशु किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है दुधारू यानी कि दूध देने वाला, यानी कि दूध देने वाली मादा को क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं। ऐसी मादा जो दूध देती है हमारे प्रोडक्शन के लिए, जो हम दूध उत्पादन के लिए जिस मादा को रखते हैं उस पशु को हम लोग क्या कहेंगे? दुधारू पशु कहते हैं। दो महत्वपूर्ण पशु हम लोग जो यूज करते हैं दूध उत्पादन के लिए, गाय और भैंस। गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ध्यान रखेंगे, बॉस इंडिकस। और भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम होता है बॉस बुवेलिस। इन दोनों के नाम दोस्तों आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुवेलिस। जब हम लोग गायों का उत्पादन करते हैं, गायों का जब पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तब हम अलग अलग प्रकार की नस्लें पालते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा कि किसी के पास गिर गाय है, किसी के पास साहिवाल गाय है, कोई जर्सी रखता है। तो अलग अलग नस्लें हैं जिसमें कुछ विदेशी नस्लें हैं और कुछ भारत की देसी नस्लें हैं। जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, ये कैसी है? ये गायों की विदेशी नस्लें हैं। और रेड सिंधी, साहिवाल, गिर गाय, ये सभी भारत की देसी नस्लें हैं। दुग्ध श्रवण काल क्या होता है? तो दुधारू पशु बच्चों के बाद जितने समय तक दूध उत्पादन करती है उसे दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। यानी कि गाय ने अगर आज बछड़ा दिया, उसके अगर 10 महीने तक वो दूध दे रही है कंटिन्यू बछड़ा देने के बाद, तो उसके 10 महीने का क्या हो गया? दुग्ध श्रवण काल हो गया। यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जितने समय तक कोई पशु दूध देता है वो पशु का क्या कहलाता है? दूध श्रवण काल कहलाता है। अब पशुओं की देखभाल भी तो हमें करनी पड़ती है। पशुपालन के लिए हमें पशुओं की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए? तो पशुओं की सुरक्षा के लिए एक तो हमें हवादार और छायादार स्थान बनाना चाहिए। यानी कि जो शेड बना रहे हैं, एक तो उसके अंदर हवा एकदम अच्छे से आए और उसको जो है पशुओं को छाया भी मिलती रहे। चमड़ी पर लगातार कंघी की ब्रशिंग होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई भी चिंचड़ी वगैरह ना लगे, कोई कीट वगैरह, जवी वगैरह उसके ऊपर जो है ना बैठे और उनको जो है कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, कोई परजीवी उनको नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए हमें लगातार कंघी और ब्रशिंग करनी चाहिए। पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए ढलान वाले पशुओं के आश्रय होने चाहिए, जिस प्रकार से ये बना रखा है दोस्तों। यानी कि ढलान वाले बनाए ताकि कोई भी पानी जो है इकट्ठा होकर उनके शेड के अंदर ना घुस जाए। तो हमें हमेशा ढलान वाला यूज करना चाहिए। अब भोजन के बारे में भी हमें पशुपालन में पशुओं के भोजन के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। और पशुओं को भोजन देने पर हमें यह देखना पड़ता है कि पशुओं को 2 प्रकार के भोजन देने की आवश्यकता है। पहला तो वो भोजन जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, यानी कि उनको एनर्जाइज करे, उनको एनर्जी मिले। और दूसरा उस प्रकार का भोजन आपको देना पड़ेगा जो हमारे पशुपालन के लिए दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ा दे। भूसे के रूप में हम फाइबर दे सकते हैं, गाढ़ा प्रोटीन भी दे सकते हैं, और दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज भी होने चाहिए। यानी कि फाइबर, गाढ़ा प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी उनको समय समय पर दें ताकि दूध उत्पादन में भी वृद्धि हो।
अब हम लोग देखते हैं जिस प्रकार मनुष्यों में, पौधों में, सभी प्रकार के जानवरों में बीमारी होती है, पशुओं में भी बीमारी होती है। तो पशुओं में अनेक प्रकार के रोग होते हैं जो दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है, उठता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो नियमित रूप से खाना नहीं खाता, मल मूत्र नहीं करता, ठीक ढंग से जो है बैठता उठता नहीं है, तब हम देखते हैं कि पशु जो है वो क्या हो गया, बीमार हो गया। और बीमार किस वजह से होता है? परजीवियों की वजह से। पशु के दो प्रकार के परजीवी हो सकते हैं, एक तो बाह्य परजीवी हो सकता है, एक अंतः परजीवी हो सकता है। बाह्य परजीवी यानी कि जो त्वचा रोग करते हैं, यानी कि जो त्वचा के ऊपर चिपक जाते हैं और उनको जो है त्वचा रोग उत्पन्न कर देते हैं। और अंतः परजीवी क्या करता है? वो हम उसके पशु के जो है शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उसके आमाशय, आंत और यकृत को जो है वो डैमेज कर देता है, उनको प्रभावित करता है। और इनसे बचाया कैसे जा सकता है? तो त्वचा रोग यानी कि बाह्य परजीवियों से तो बचाने के लिए हम लोग निरंतर जो है हमारे पशु को नहला सकते हैं और कंघी ब्रश कर सकते हैं। और अंतः परजीवी से बचाने के लिए पशुओं को नियमित क्या लगाना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे मुर्गी पालन के बारे में। अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन को इंग्लिश में पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं दोस्तों। तो पूछ ले कि पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? तो मुर्गी पालन से। अंडे तथा कुक्कुट के उत्पादन के बढ़ाने के लिए, कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। और दोनों हमारे शरीर के लिए जो क्या है, प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत है, मुर्गी भी और अंडे भी। मुर्गी जब उत्पादन किया जाता है तो दो उद्देश्य होते हैं। एक मुर्गी का उद्देश्य होता है कि अंडे उत्पादन के लिए, और दूसरा होता है हमारा मांस उत्पादन के लिए। जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे जो हम क्या कहेंगे, बोलर्स कहेंगे। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के बीच में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जन्म होने के बाद 6 से 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है मांस प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मुर्गों को जो है मांस उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है। इनको हम लोग कहते हैं ब्रोलर्स। और दूसरे होते हैं लेयर। जब चूजों को यानी कि कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है उनको हम लोग कहते हैं लेयर। ये जन्म के 20 सप्ताहों के बाद जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये इनकी लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, अंडे उत्पादन करते हैं। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ब्रोलर्स क्या होता है, कि ऐसे चूजे जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें ब्रोलर्स कहेंगे, और ऐसे चूजे जिनका उत्पादन अंडे उत्पादन करने के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग लेयर कहेंगे। दोनों ही मुर्गी पालन के हिस्सा है। मांस जो है 6 से 8 हफ्तों के बीच वो तैयार हो जाता है, और बाकी वाला जो अंडे उत्पादन वाला जो मुर्गी है वो 20 सप्ताहों के अंदर जो है वो तैयार हो जाती है, उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। मुर्गी उत्पादन के क्या फायदे हैं, क्यों करें हम लोग मुर्गी उत्पादन, क्यों किसान को करनी चाहिए? तो मुर्गियों में संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जा सकती है, यानी कि अलग अलग ब्रांड की जो है अलग अलग प्रकार की नस्लों को मिला के और एक अच्छे मांस उत्पादन और अच्छे अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों को विकसित किया जा सकता है। चूजों की संख्या अधिक से अधिक और अच्छी किस्म होती है। कम खर्च और कम रख रखाव में जो है किसान को अच्छा मुनाफा होता है, और उच्च तापमान को जो है वो सहन करने की क्षमता भी मुर्गियों के अंदर होती है। मुर्गियां जो है वो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के अंदर 40 से 45 डिग्री जो है तापमान पहुंचता है, वहां पर भी जो मुर्गियां क्या करती है, जीवित रह सकती है। अब हम लोग देखते हैं मछली उत्पादन। हमारे भोजन में प्रोटीन का, मछली भी जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। अंडे और मुर्गी तो होती है, दालें भी होती है, लेकिन नॉन वेज में जो है मछली भी हमारे शरीर में किसका स्रोत है, प्रोटीन का। 2 प्रकार की मछलियों का उत्पादन किया जाता है। एक होती है पंख वाली मछलियां और एक होती है कवच वाली मछलियां, यानी कि जिसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कवच वाली मछलियां, और जिसके इस प्रकार से ऐसे पंख पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पंख वाली मछलियां। तो पंख वाली मछलियों में कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, इन सभी का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन का मतलब इनको पाला जाता है। और कवच मछलियों में प्रॉन हो गया, मोलस्का हो गया, ऑयस्टर हो गया, इन सभी को जो है किसके लिए पाला जाता है, ये कवच मछलियां होती है, कवच वाली। जब हम मछली को प्राप्त करते हैं तो 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत से, और दूसरा होता है मछली पालन या मछली का संवर्धन करके। प्राकृतिक स्रोत से कैसे मछलियां प्राप्त करते हैं, तो इसमें मछलियों को समुद्र और नदियों, तालाब आदि से पकड़ा जाता है, यानी कि नाव लेके जाते हैं, कांटा लगाते हैं, उसके अंदर कुछ डालते हैं, फिर उस रस्सी को अंदर डालते हैं, फिर उसको कांटे से जो वापस खींच के, इस प्रकार मतलब मछली को पकड़ना, प्राकृतिक स्रोत से जो मछली पकड़ी जाती है। और दूसरा होता है मछली संवर्धन। इसमें मछलियों के लिए आवास बनाकर और उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है।
और जब मछली के लिए आवास बनाकर मछली का पालन करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है समुद्री मत्स्यिकी और दूसरा होता है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। कौन कौन से? पहला होता है हमारा समुद्री मत्स्यिकी और दूसरा होता है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। समुद्री मत्स्यिकी में क्या होता है, इसमें मछली पालन समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर किया जाता है, यानी कि समुद्रों के अंदर भी किया जाता है और तटीय क्षेत्रों पर भी किया जाता है। यहाँ पे समुद्र के अंदर नहीं आया, तो यहाँ पे आप इमेज से देख सकते हो, ये समुद्र के अंदर नाव खड़ी है और यहाँ पे जो देखो ये मछली पालन के लिए आवास बना रखे हैं, इस प्रकार से बैरियर बना रखे हैं और यहाँ पे जो मछलियों का पालन किया जाता है समुद्रों के भीतर। इसे हम लोग कहते हैं समुद्री मत्स्यिकी, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मैरीकल्चर। इसमें कौन कौन सी मछलियां पाली जाती है, तो पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सरडायन, बॉम्बे डक आदि, जो ये सारे जो एग्जाम्पल है जो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। पॉम्फ्रेट क्या है, किस प्रकार की मछली है, तो समुद्री मत्स्यिकी की बात। तो पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सरडायन और बॉम्बे डक। इसके साथ ही कुछ और आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का भी संवर्धन किया जाता है। आर्थिक संवर्धन यानी कि पैसों के लिए, जिससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, यानी कि आर्थिक संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी मछलियां हैं, तो उसमें कुछ पंख वाली मछलियां जैसे मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, और कुछ कवच वाली मछलियां जैसे झींगा, मसल, ऑयस्टर, ये सब, इन सभी का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अंतःस्थलीय मत्स्यिकी क्या होता है, जब मछली उत्पादन का स्रोत अंतःस्थलीय हो, जैसे तालाब, पोखर, नदियां आदि हो, तब हम ये कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतःस्थलीय मत्स्यिकी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन क्या कहलाता है, मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। इसमें मछलियों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती, क्योंकि इनके आहार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। कैसे? जैसे हमने कोई एक तालाब लगा लिया और तालाब में अलग अलग प्रकार की फिश डाल दी, जैसे आपने एक कतला डाल दी, रोहू डाल दी, मृगल डाल दी, तो ये तीनों ही अच्छे से जो है इनका उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में जो है किसी प्रकार का फूड कंपटीशन नहीं होता, ये आपस में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। क्योंकि जब आप भोजन डालोगे, जो कतला है जल की सतह से भोजन लेती है, रोहू जो है वो तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, और मृगल जो है वो तालाब के बॉटम से अपना भोजन लेती है। और अब देखते हैं मछली, जो अंतःस्थलीय मछली पालन है, इसके हमारे को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सॉरी, मिश्रित मछली संवर्धन है, इसके हमारे को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। लाभ यह होता है कि हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्मों की मछलियां रखते हैं, तो हमारे को जो है ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, अधिक पैदावार होती है। समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां ऐसी है जो केवल वर्षा ऋतु में अपना जनन करती है, यानी कि उसके बाद वो जनन नहीं करती, साल में एक बार जनन करती है। इसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती, और इस समस्या से बचने के लिए किसान क्या करते हैं, जो है कृत्रिम हार्मोन का प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी के अंदर हार्मोन डाल देते हैं, ताकि किसी भी समय मछलियों के जो है जनन के लिए तैयार कर सके। तो समस्या यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ मछलियां जो वर्षा ऋतु में जनन करती है, जिससे वो तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती और किसानों को जल्दी से लाभ प्राप्त नहीं होता। और फायदा यह है कि इनमें अलग अलग प्रकार की यूज करते हैं मछलियां, तो उनसे हमें क्या होती है, अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अब हमारा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में हम मधुमक्खियों को पालते हैं। तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमानों पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ताकि बड़ी मात्रा में शहद और मोम प्राप्त हो सके। तो मधुमक्खी पालन का हमारा उद्देश्य होता है कि हम शहद प्राप्त करें और उसके साथ ही वैक्स यानी कि मोम प्राप्त कर सकें। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें निवेश की आवश्यकता बहुत कम होती है और किसान जो है अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और कम पैसों के अंदर कोई अच्छा किसान को कोई फसल लगानी है तो वो मधुमक्खी पालन कर सकता है। भारत में मधुमक्खी के कई प्रकार होते हैं, बहुत सी प्रकार की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, जिसमें एक है एपिस सेरेना इंडिका, जो सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। एक है एपिस डोरसेटा, एक सेल मधुमक्खी, यानी कि एक गुस्से वाली मधुमक्खी है, जो बहुत तेज डंक मारती है, एपिस डोरसेटा। ये एपिस इंडिका जो है ये साधारण भारतीय मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी, जो हम साधारण पानी के ऊपर, मिठाई की दुकानों के ऊपर, गन्ने पर देखते हैं, छोटी सी मधुमक्खी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एपिस फ्लोरी। और एक होती है यूरोपीय मक्खी, जिसको बोलते हैं इटली मक्खी, और इसको साइंस में बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एक इटली की मक्खी है, डोरसेटा एक खाने मतलब काटने वाली भयंकर मक्खी है, इंडिका जो है भारत की सामान्य भारत की मक्खी है,
और फ्लोरिया जो है वो कैसी है, एपिस फ्लोरिया जो छोटी सी मक्खी होती है। एपिस मेलिफेरा जो इटली की मक्खी है, इसका उपयोग शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस मक्खी को यूज किया जाता है। इस मक्खी की शहद एकत्र करने की क्षमता भी अधिक होती है और ये डंक भी कम मारती है और इस सत्ते में जो है लंबे समय तक रहती है और प्रजनन भी बहुत तीव्र गति से करती है। बहुत से फायदे हैं इसके, यानी कि डंक नहीं मारती, शहद ज्यादा इकट्ठा करती है, छत्ते को छोड़ के नहीं जाती और बहुत ही जल्दी प्रजनन करती है ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में मक्खियां हो जाए। यहाँ पे हमने जो है मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन को डिटेल से पढ़ा और यही छोटा सा टॉपिक था जो हमने पिछले पार्ट में इंक्लूड नहीं किया था। और आई होप कि आज की क्लास में आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे और यहाँ पर हमारे वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।